आज पीपल्स पार्टी अपना 55वां यौम तासीस मना रही है। सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान की वाहिद पार्टी जिसकी पूरी लीडरशिप के पूरे खानदान ने डेमोक्रेसी के लिए अपने जान के नजराने दिए और उसको एटमी ताकत बनाने में हमारे कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने इसके फाउंडर थे। इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि अब असम्बलियां तहलील होंगी, मुशावरती अमल तेज तो इधर भी हुआ है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में भी बहुत ही हलचल मच गई है। हम समझते हैं कि सेंट्रल पंजाब जो है अब किला बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसके ऊपर तंजीमी मामला पर मुशावरत हुई गैर आईनी तरीकों से तशद्दुद करके ब्लैकमेल करके आपकी हुकूमत नहीं चलती, आपकी मईशत ने जवाब दे दिया है। क्या अपने मासूम बच्चों को कोई इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दे? जब इंसान के जहन में स्ट्रेस या जहनी दबाव इस हद तक बढ़ जाए कि उसके पास कोई रास्ता ना हो तो वो फिर उसका बिहेवियर वायलेंस की तरफ चला जाता है। अपने बच्चों को, मासूम गुलों को उसने मसल के रख दिया। औलाद ही चली गई, बीवी चली गई, शौहर का ये हाल है तो उस पैसे का ये जिसको हम लाना चाह रहे थे वो कहाँ रहेगा? बच्चे ही जिंदा ना रहे तो वो स्कूल कहाँ होंगे और क्या होगा? जिसको गुस्सा था तो ये उस जगह से जा सकता था, इसने एक नहीं चार कत्ल किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर आज बात करनी है। बहुत हैपनिंग है, सियासी दर्जा हरारत मुल्क का बहुत गर्म हो चुका है। इस सर्द मौसम में जो मुशावरत है वो तेज़ हो चुकी है कि किस तरीके से असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से बचाया जाए। हुकूमत इस बात पर जोड़ तोड़ कर रही है और अपोजिशन इस बात पर सरगर्म हो गई है कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व करके इलेक्शन की राह कैसे हमवार की जाए। लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस है। और नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान की सियासी तारीख लिखी जाएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर उसका तस्करा नामुकम्मल होगा। जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो की करिश्माती शख्सियत की बदौलत हमारे यहाँ पहली मरतबा सियासत को अवामी रंग मिला, वहीं बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का शर्फ हासिल है। ये मकाम उन्होंने सियासी तदब्बुर, जद्दोजहद और अजीम कायदाना सलाहियतों की बदौलत हासिल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नाज़रीन दिसंबर 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। सकूत ढाका के बाद वो 1971 में पाकिस्तान के सदर और फिर 1973 में वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर इक़्तिदार में बेपनाह कारनामे सर अंजाम दिए। उन्होंने 1973 में मुल्क को पहला मुतफ़िक़ा एक आइन दिया, एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने की बुनियाद रखी, 77 तरक्की पजीर ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और 5 फरवरी को यौम कश्मीर के तौर पर मंसूब करना, शिमला मुआहिदा करना, ये सब उन्हीं के कारनामे हैं। कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए कानून साजी की, भारी सनतों, बैंकों और तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेकर सरमायादारों के चुंगल से आज़ाद किया। पाकिस्तानी सियासत के उफ़क़ के चमकते सितारे को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे दी गई। इसके बाद उनकी बेटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आवाम की खिदमत का बेड़ा उठाया और मुल्क को आवाम के लिए जद्दोजहद की, एक नई दरख्शां मिसालें कायम की। उन्होंने आवाम की गज़ब शुदा हुकूक उनको वापस दिलाए और आवाम के लिए कई बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की, जिनमें मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुसूल भी शामिल है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जिन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में औरतों के हुकूक के लिए खुसूसी इक़दाम किए। उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक और वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम, कराची, कोयटा, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद की 5 यूनिवर्सिटीज़ में वुमेन स्टडीज़ सेंटर्स का क़याम, सरकारी मुलाजमतों में ख़वातीन के लिए 5% कोटे का क़याम, लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम, ख़वातीन की तरक्की के लिए वफाकी वजारत का क़याम, लेडी कंप्यूटर सेंटर का क़याम और ख़वातीन के लिए कर्ज़ों का इजरा भी शामिल है। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में ही इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में बेनज़ीर भुट्टो को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। इस सारी पर और आगे अवज़ार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध में हुकूमत है, किस तरीके से सारे मामलात को लेकर चल रही है और आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत को मज़ीद बेहतर करने के लिए किस तरह काम करेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब। बहुत शुक्रिया आपका शर्जील साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स पार्टी अपना 55वां यौम तासीस मना रही है, सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। मैं समझता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां जो है वो फाउंडेशन डे मुबारक हो। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान की वाहिद पार्टी जिसकी पूरी लीडरशिप के पूरे ख़ानदान ने
डेमोक्रेसी के लिए अपनी जान के नजराने दिए और ये वाहिद पार्टी है जिसकी लीडर्स ने हमेशा आवाम के लिए जदोजहद की और आवाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में इसलिए पहचाना जाता है कि ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एक एटमी ताकत है और उसको एटमी ताकत बनाने में हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसके फाउंडर थे। उसके बाद आज अगर हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में जो है, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर हो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर हो, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर हो, या इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इन्होंने हमेशा वो काम किए जिसको आवाम जो है वो के लिए बेहतरी हो और आवाम को हर जगह पर जो है वो काम आ सके। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की एक बहुत बड़ी रोल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो प्राइमरी लेवल तक जो है वो एजुकेशन को मुतारफ़ कराया गया, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को किया गया, औरतों को एम्पावरमेंट दी गई। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, शहीद ये बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिया, वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। 18th अमेंडमेंट और उसके बाद जितने भी रिफॉर्म्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे पीपल्स पार्टी ने किए। जो सदर के पास अख्तियारात होते हैं वो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने हाथ से वो अख्तियारात सारे जो है वो पार्लियामेंट को दिए और पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत किया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े काम थे वो पीपल्स पार्टी दौर में हुए। अभी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौर में फैटफ से हमारा नाम निकला अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त जो क्लाइमेट जस्टिस की बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की, जिसको पूरी दुनिया ने मान लिया। अब दुनिया के ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क में जब भी कोई इस तरह का कोई कैटास्ट्रॉफी होती है, इस तरह का कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है तो पूरी दुनिया जो उस मुल्क की मदद करेगी। तो ये सारे अहम मेरे ख्याल से हमेशा कारनामे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा याद रखे जाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दी। उसके अलावा आप देखें कि जितने भी इस तरह के रिफॉर्म्स वाली चीज़ें थीं उनको पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो है कानून साजी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। औरतों के लिए कानून साजी, मज़दूरों के लिए कानून साजी, किसानों के लिए कानून साजियाँ, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और आज भी इनकलाब की सूरत हाल में भी पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में भी कोई इस तरह मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट 20 लाख लोगों को घर बना के मकानात बना के दे रही है। अच्छा। जो किसान जिनकी फसलें डूब गई उनको, हर किसान को जो है जो कि वीट गंदम उगाता है उनको 5,000 रुपये पर एकड़ पे किसान को जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ में इसके पूरे पैसे होते हैं। तो ये इस हद तक जो पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किया कि हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ी रही। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है और डेमोक्रेसी के लिए भी जितनी जदोजहद पीपल्स पार्टी की है उतनी किसी की नहीं है। शकील साहब, अब ज़ाहिर सिंध में आप लोगों की हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब गवर्नेंस के मामलात पर हमेशा आप लोगों पर तनकीद होती है और ये कहा जाता है गवर्नेंस के मामलात ठीक नहीं हैं। अब इन मामलात को ठीक करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखिए जी, अपोजिशन काम है तनकीद करना, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स का सर्वाइवल ही है कि आप किसी पे क्रिटिसाइज़ करो। मैं समझता हूँ कि आज भी किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे को दे दिया जाए, इंटरनेशनल किसी इंडिपेंडेंट इदारे को बुला लिया जाए और कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंसान के लिए क्या कीमती होता है, वो इंसान की जान कीमती होती है, वो इंसान का हेल्थ सेक्टर होता है। पूरे पाकिस्तान के हेल्थ के सेक्टर विज़िट कर लिए जाएँ। अगर तमाम इदारे ये कहें कि सबसे ज़्यादा बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और जितने भी क्रिटिकल डिजीज़ जितनी भी हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर इलाज अगर सिंध में हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आज भी आप देखें कि जी साइबर नाइफ का के ज़रिए जो कैंसर का इलाज किया जाता है, पूरे पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल नहीं है, पूरी दुनिया से लोग जो है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उधर देखें कि वहाँ कितने में ये इलाज होता है, और पाकिस्तान में और सिंध में खुसूसी तौर पर जो है ये मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। कैंसर के पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। और साइबर नाइफ अगर कोई US सिटीज़न भी है तो वो भी $50,000 में जाके अपना इलाज कराता है साइबर नाइफ का, और आपके सिंध में जो है मुफ्त में हो रहा है। हमारे पास ईरान से, अफगानिस्तान से, पड़ोसी ममालिक से लोग यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं। ये फैसिलिटी हमारे पास है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोग पहले मुख्तलिफ ममालिक में जाते थे, अब किडनी ट्रांसप्लांट जो है यहाँ पे मुफ्त में गंबट में हो रहा है। अच्छा। आप देखें कि NICVD और चेस्ट पेन यूनिट्स जो हैं
ये जगह जगह खुल गए। मतलब आपको पता है कि दिल के अमराज में कितने लोग बेचारे डेली अपमात होती थी और उनको हॉस्पिटल तक रसाई नहीं थी। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको याद होगा पहले कहते थे कि जी बाईपास करवाना है किसी को, उसमें पैसे होने चाहिए तो बाईपास होगा वरना नहीं होगा। इस तरीके से SIUT, मतलब जितने आप यू कैन नेम इट, जितना हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी ने काम किया है, सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया है। आप उसके बाद आके जाए कि अभी जो ट्रांसपोर्ट पे हम लोग जिस तरह मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पहले आपकी रेड लाइन, आपकी पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट हुई कराची में, उसके बाद ऑरेंज लाइन BRT वो स्टार्ट होगी पब्लिक के लिए, अभी EV बसेस आ रही हैं पब्लिक के लिए, अभी हम रेड लाइन की बहुत मैसिव तरीके से काम चल रहा है। उसके बाद KCR पे भी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, येलो लाइन वर्ल्ड बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं। तो जितने मास ट्रांसपोर्ट के बड़े प्रोजेक्ट्स में काम हो रहे हैं, रोड नेटवर्क में सिंध भर में बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो रोड नेटवर्क्स बन रहे हैं, कराची में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। तो मतलब पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को हमेशा इसलिए निशाना बनाया गया है कि वो समझते थे कि जी हम उनको क्रिटिसाइज़ करें और प्रोपेगेंडा करें तो शायद प्रोपेगेंडा में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर दरअसल हकीकत है तो मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस तरह मैंने हेल्थ सेक्टर में कहा कि कोई एक सूबा बताएं जो कि सिंध गवर्नमेंट के सिर्फ 50% भी कैपेसिटी पे काम करता हूँ हेल्थ फैसिलिटीज़ में। तो और मैं जिस तरह मैंने कहा पहले कहा कि हेल्थ एक बेसिक फैसिलिटी है, तो इस तरह हाँ अगर कहीं पे कोई कमी कोताही होगी तो गवर्नमेंट करेगी। अब मैं बताऊं कि गरीबों के लिए बात हुई, गरीबों के लिए इस वक्त जो सस्ता आटा 65 रुपये फ़ी किलो सिंध में मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान में एक जगह बता दें जहाँ 65 रुपये फ़ी किलो आटा मिल रहा है। और मैं आपको कोई 1100 सेंटर सिंध में बता सकता हूँ कि जहाँ पे 65 रुपये फ़ी किलो आटा मिल रहा है। और वो किस तरह मिल रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और जो वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी, मतलब कि आम आदमी को आटा मिल रहा है लेकिन उसके लिए पैसे, जो सब्सिडी के पैसे हैं वो सिंध गवर्नमेंट पे कर रही है। तो ये अवामी हुकूमत का काम है, ये अवामी हुकूमत के कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा जो है वो अपने गरीब आवाम के लिए सोचे, गरीब आवाम के लिए कोशिश करे और वो उसके लिए हमेशा कर रही है। लेकिन आप देखें शर्जील साहब, कराची में जराइम की शरह बढ़ गई है, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात पर काबू पाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर एक वाहिद सेक्टर है जिसमें जब हमें 2007-8 में तो हालत बहुत बुरी थी। लेकिन आप अगर आप देखें कि उस वक्त अगर सिंध भर में अगर आप कराची से बाहर कहीं भी जाएं तो आप हाईवेज़ पे अकेले नहीं जा सकते थे। जो कि टोल प्लाजाज थे वहाँ पे पुलिस की गाड़ियाँ होती थी जो कि लोगों को कॉन्वॉयस के ज़रिए जाना होता था कि आप कॉन्वॉयस के बगैर जा नहीं सकते थे। बसेस भी कॉन्वॉयस के बगैर नहीं जा सकती थी। बसें ट्रक के साथ मिला के 100 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ करके पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी छोड़ती थी ताकि कहीं रास्ते में कोई डकैती ना हो जाए या लोगों को कोई किडनैप करके ना ले जाए। आप अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो अब वो कॉन्वॉयस सिस्टम ख़त्म हो गए और डेकोइटीज़ का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया और जो क्राइम है वो बहुत कम हुआ। कराची शहर, आपको याद होगा कि यहाँ पे टारगेट किलिंग की क्या हालत थी। रोज़ाना जो है यहाँ पे लोगों की लाशें मिलती थी, टेररिज्म के बड़े बड़े वाक़यात होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंध पुलिस ने जितने भी हाई वैल्यू इस तरह के टेररिज्म अटैक्स थे उन सब में उन लोगों को, उन गैंग्स को एलिमिनेट किया, उनको गिरफ्तार किया, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया। वो कम हुआ। स्ट्रीट क्राइम अभी है, उसको मैं मानता हूँ, उस पर मैं खामख़ा गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन स्ट्रीट क्राइम के लिए भी मैं आपको बात बता दूँ कि अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली जो इकॉनमी की सिचुएशन है तो उसमें स्ट्रीट क्राइम थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसको भी सॉरी टू कट यू सर, लेकिन अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन सॉरी टू कट यू सर, रवा साल में 100 अफराद चीना झपटी की वारदातों में अपनी जान से चले गए। लोगों की गाड़ियां, बाइक्स चोरी होती हैं, रिकवरी नहीं होती है, फुटेजेस होती हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाती किसी को। नहीं, असल में क्या है कि उसमें पुलिस की सिर्फ एक ये है कि पुलिस जो रोज़ाना की बुनियाद पर गिरफ्तारियां करे वो मीडिया में नहीं लाती। अच्छा, हमने ये पुलिस को 2-4 दफ़ा पहले भी रिक्वेस्ट की है कि बराए मेहरबानी आप डेली बेसिस पे जो लोग अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, जो चीज़ें रिकवर करते हैं, जो लोगों के मोबाइल फ़ोन रिकवर करते हैं, लोगों की गाड़ियाँ रिकवर करते हैं, लोगों की मोटरसाइकिल रिकवर करते हैं, आप बराए मेहरबानी उसकी मीडिया में तशहीर दिया करें। अच्छा। ताकि लोगों को पता चले कि लोगों का एतमाद भी बढ़े। वो चीज़ एक है। बाकी मैं आपको बताऊँ कि सिंध पुलिस बाकायदा मेहनत से काम कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लोगों को की रिकवरीज हो रही हैं। आप जाके थानों के बाहर जाके देखें, आपको बहुत सारी मोटरसाइकिल्स और इस तरह की गाड़ियाँ नजर आएंगी जो कि पुलिस ही रिकवर कर रही है, गैंग्स को बस्ट कर रही है, पुलिस गैंग को अरेस्ट कर रही है। CM साहब ने बहुत अच्छे तरीके से और एक अच्छे IG और अच्छे पुलिस ऑफिसर्स रखे हुए हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेहनत से वो लोग जो है वो चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जितने बड़े शहर है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जितनी पूरी दुनिया में वहाँ क्राइम होता है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा कि अगर पूरी दुनिया में क्राइम होता है तो यहाँ भी होना चाहिए। आप आज भी देखिए पंजाब में क्राइम जो है वो हमसे ज़्यादा है,
लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक भी क्राइम नहीं होना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन मैं नहीं दूंगा कि ये कहीं और है तो हमारे पास कहीं ज़्यादा है तो हमारे पास कम है। उसके लिए पूरी अपनी पूरी कैपेसिटी की कोशिश करिए। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली जो है वो उसको उन्होंने पर्सनली सख्त हिदायत दी हुई है। ज़ीरो टॉलरेंस का कहा हुआ है कि जी कोई टॉलरेंस नहीं है, लेकिन उसमें जितने अवेलेबल मैकेनिज्म है उसको बेहतर किया जा रहा है। सर एक इल्ज़ाम और है ना, अपोजिशन जमातें आप पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाती हैं कि सिंध हुकूमत कराची में बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं कराना चाहती, इसकी क्या वजह है? अच्छा ये भी बता दूं आपको, बल्दियाती इंतखाबात के 2 फेज थे। पहला फेज जो था वो सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। अब आ गया सेकंड फेज में पहले कराची में जिस दिन पोलिंग होनी थी उससे 2 दिन पहले इतनी बरसात पड़ गई कि यहाँ पे हो नहीं सकती, तो उसमें हम पे इल्ज़ाम बनता नहीं था। नंबर 2 हैदराबाद भी उसमें, हैदराबाद के इस वक्त भी 45% जो सीट्स हैं हैदराबाद की उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनअपोज जीती है। मतलब जो भी हैदराबाद में बाकी जमात हैं उनको कैंडिडेट नहीं मिले उन 45 सीट्स पर, उनमें पीपल्स पार्टी अनअपोज जीती है। हम आज भी कहते हैं कि आज भी बल्दियाती इंतखाबात जब भी होंगे तो पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह कराची में लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आएगी और पीपल्स पार्टी जो है वो इंशाल्लाह ताला हैदराबाद में भी क्लीन स्वीप करेगी और कराची में हम लोग लार्जेस्ट पार्टी होकर सामने आएंगे। हमें कोई डर खौफ नहीं है। ज़रा अब हालात ऐसे जगह अगर सैलाब हो रहा है या बाकी इशूज़ हो रहे हैं तो आपको ज़रा इलेक्शन वो पोस्टपोन करने पड़ गए, या हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की थी उस वक्त भी कि अगर आप 2 मरहलों में कराची में करा लें तो हमारे लिए ईजी होगा उसको लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। अब एक ही मरहले में हो रही है 15 जैन को, तो इंशाल्लाह ताला पूरी भरपूर मशीनरी जो है वो उसको लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट इस्तेमाल करेगी। ठीक है, 15 जनवरी को पता चल जाएगा। अच्छा अब तक ज़रा आखिरी सवाल आपसे कर लूँ, तख्ते पंजाब के लिए अब शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब से मदद मांग ली है, तो क्या प्लान है इस पर, क्या करने जा रहे हैं जरदारी साहब? देखिए जी उनके प्लान्स मुझे अभी नहीं पता, लेकिन ये है कि डेफिनेटली इस वक्त हम इत्तेहादी हैं, तो इत्तेहादी ये है कि हमें अपने इत्तेहादियों के साथ चलना है। लेकिन जरदारी साहब जो सरप्राइज़ देते हैं वो अच्छों को याद आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब अच्छा सरप्राइज़ देंगे, उम्मीद अच्छी रखें। चलें लेट्स सी। बहुत शुक्रिया वज़ीर इत्तला मेमन साहब हमारे साथ मौजूद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे और जो कुछ होने लगा है अब सियासी मंजरनामा कितना तब्दील होगा चंद दिनों में, जुम्मा हफ्ते को क्या होने वाला है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इस तरह ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि इमरान खान के इस ऐलान के बाद कि अब असम्बलियाँ तहलील होंगी, मुशावरती अमल तेज़ तो इधर भी हुआ है लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में भी बहुत ही हलचल बच गई है, वहाँ भी मुशावरती अमल तेज़ हो चुका है और मुल्क की मईशत भी आपके सामने है, लेकिन इस तरफ हुकूमत का कोई ध्यान नहीं। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर साहब। हम्माद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपकी खान साहब से मुलाकात भी हुई ज़मान पार्क में, क्या गुफ्तगू शनीद रही, क्या प्लान है जुम्मे और हफ्ते को? देखें आज जो मेरी मुलाकात थी वो जो हमारा सेंट्रल पंजाब के 95 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की और उससे ज़्यादा है प्रोविंशियल असेंबली, तो उसके अंदर हमने जो टिकट्स की फाइनलाइजेशन है MNAs की और MPs की उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि अब हम इलेक्शन मोड में जाने वाले हैं। तो हम समझते हैं कि सेंट्रल पंजाब जो है अब किला बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसके ऊपर तंजीमी मामला पर मुशावरत हुई। तो इस दफ़ा तंजीमी मामलात में कुछ तब्दीली लाई जा रही है, क्योंकि पहले PTI पर तनकीद भी हुई थी कि टिकटिंग के मामले खास तौर पे। जी मैं समझता हूँ कि माजी में हमसे कुछ गलतियाँ भी हुई 2018 में। जाहिर है ये जितनी भी सियासी जमातें होती हैं ये सारे फैसले टिकटों के ठीक ही नहीं करती, क्योंकि 1000-1200 टिकट्स देने होते हैं सारी असेंबलियों के, तो सारे फैसले ठीक तो नहीं हो सकते। लेकिन ये जरूर है कि हमारे पास काफी ज्यादा लोगों की परफॉर्मेंस सामने है, जो लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं मुश्किल वक्त में वो भी हमारे सामने सारे फैक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस मरतबा आप देखेंगे कि बेहतरीन टिकटिंग होगी। अच्छा हमारे साहब एक चीज़, आप लोग मुशावरत कर रहे हैं लेकिन PTM की जो इत्तेहाद है वो भी मुशावरत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों चीज़ें एक साथ लेकर आएंगे, हम गवर्नर राज पे भी बात करेंगे और हम जो है वो तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन भी यूज़ करेंगे पंजाब में। नहीं देखें, अब जो जहाँ पे मामला जिस फिगर पे जा चुके हैं ये मक्कारी से और गैर आईनी तरीकों से तशद्दुद करके ब्लैकमेल करके आपकी हुकूमत नहीं चलती, आपकी मईशत में ही जवाब दे दिया है। सबसे पहली बात तो ये है, मेरा ख्याल है अब ये मकारी से काम नहीं चलना। जो भी आईनी जाहिर है हमारे पास आईन का इख्तियार है दोनों असेंबलियां तोड़ने का, और वो इख्तियार हमसे कोई नहीं ले सकता। अब ये मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये सारे मामला अब हो सकेंगे।
हमारा सब आप थे तो आप पर और हुकूमत पर पीटीआई की बड़ी तनकीद होती थी कि जो एनर्जी क्राइसिस है, हुकूमत सही टाइम पॉलिसीज़ नहीं खोल पाई, मुआहदे नहीं कर पाई। आज तो उससे भी बुरा हाल है। एनर्जी क्राइसिस कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। मईशत की आपने बात की, सूरत हाल आपके सामने, सागदार भी आ गए, फिर भी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, एलसीज़ नहीं खुल पाई हैं, सरमायाकार परेशान है, एक कारोबारी फ़र्द परेशान है। इस पर आपको क्या लगता है, ये हुकूमत कर नहीं पा रही है, विल नहीं है, क्या मामला है? आप मुझे सुन रहे हैं हमाद साहब, हमाद अजहर साहब? अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था मेरा, हमाद अजहर साहब से राब्ता बहाल होगा आगे जाके तो फिर हम उनसे सवाल ये कर लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है एनर्जी क्राइसिस जो कि आगे बढ़ता जा रहा है, इस पर हम बात तो करेंगे। लेकिन एक और मामला है नाज़रीन, और वो ये कि कल हमने देखा कि कराची की जो शमसी कॉलोनी है मलीर की, जहाँ पर एक शख्स ने, जुनूनी शख्स ने मैं तो ये कहूँगी, अपनी मासूम 3 बच्चियों और बीवी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। मगर ये कोई पहला वाक़या नहीं। इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं कि जिसमें अपने ही अपनों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देते हैं। उसके पीछे नफ्सियाती रवैये होते हैं, या फिर कोई जहनी दबाव, या फिर कोई और मामलात। लेकिन सवाल ये है कि मुआशरे में इस तरह की चीज़ें सामने क्यों आ रही हैं, लोगों में बर्दाश्त क्यों ख़त्म होती जा रही है, और फिर अपने ही बच्चों को या अपनी बीवी को या अपने शौहर को कोई इस तरीके से इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किस स्टेज पर आके कर सकता है, उसकी जहनी कैफियत क्या हो सकती है कि वो इस तरह का कोई भी अमल करे, तो किस स्टेज पर वो होता है, उसके पीछे मुहरकात क्या होते हैं। तो पहले ज़रा हम इस पर अपडेट्स कि जो ये शख्स है फवाद, जिसका बयान भी आज कलमबंद किया है पुलिस ने, तो क्या कहा है इसने अपने बयान में। पहले हमारे नुमाइंदे हैं खुर्रम गुलजार, पहले हम उनसे बात करते हैं। खुर्रम, बताइएगा क्या कहना है पुलिस का, बयान में क्या कहा है इस शख्स ने? देखिए, बयान में जो है मुल्जिम को सबसे पहले तो डॉक्टर ने ये कहा है कि तकरीबन 1 से 1.5 माह है जो ये बात नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, जिसकी वजह से पुलिस को बयान लेने में मुश्किल हुई। लेकिन साथ ही पुलिस ने एक नए तरीके से, नए अंदाज से जो इस बयान को रिकॉर्ड किया, जिसमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो मुल्जिम से टाइपिंग मैसेज में लिया गया कि मुल्जिम अपना बयान टाइप करता रहा और पुलिस उसको नोट करती रही है। मुल्जिम ने मैसेज में ये बताया कि वो एक कंपनी में जॉब करते हैं, साथ ही उनका अपना प्राइवेट ट्रेडिंग का भी काम है। तो आज गुज़श्ता रोज़ जो है वो दिन में अपने घर पहुंचे हैं। अच्छा, इस कारोबार के लिए मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स रखे हुए थे। अच्छा। इसमें नुकसान की वजह से जो है वो बड़ी ज़हनी अज़ियत में थे। इन्वेस्टर्स उनको परेशान उन्होंने करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जो है वो बड़ी ज़हनी अज़ियत में आए। उसके बाद ये हुआ कि गुज़श्ता रोज़ इस तरह का मामला हुआ कि जब ये अपने घर पहुँचे हैं दिन में, तो इनके सबसे पहले अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ। इस दौरान जो घर में एक बड़ी बेटी इनकी नेहा, जिसका नाम है 16 साल की, वो बच्ची उसने रोना शुरू कर दिया। जब सारी सूरत हाल ये क्रिएट हुई, उस मजीद फवाद को जो है गुस्सा आया। उनकी मिसेज उस कमरे से बाहर चली गई थी। उन्होंने तैश में आके सबसे पहले जो है वो अपनी बड़ी बेटी नेहा के गले में जो है वो छुरी फेरी है। बिल्कुल साथ ही कमरे के साथ ही किचन से उन्होंने छुरी ली और उसी छुरी से वो अपनी बच्ची का, बड़ी बेटी जो है उनका गला काटा है। उसके बाद ये वहाँ से बाहर निकले हैं रूम से। साथ ही वॉशरूम के पास उन्होंने अपनी अहलिया को जो है वो पकड़ा है। इसमें मज़ाहमत भी हुई है, कुछ निशानात भी बॉडी पे जो है वो देखे गए हैं खातून के, जो उनकी अहलिया हुमा है। उसके बाद उन्होंने अपनी अहलिया हुमा के गले में छुरी फेरी। साथ ही सामने वाला जो कमरा है जो राइट साइड पे था किचन के, फवाद उस कमरे में गए हैं तो उनकी दोनों बेटियां जो है वो सो रही थी, जिनको उन्होंने सोते हुए ही जो है वो गले पे छुरी फेरी है। तो ये शोर शराबा बिल्कुल नहीं हो सका, कुछ नहीं पता चल सका। बहुत शुक्रिया, बहुत ही दिल दहलादाने वाक़या है और कुछ समझ में नहीं आता कि इस तरह के वाक़यात कैसे रोनुमा हो जाते हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रही हैं आलिया सारिम साहिबा, मारूफ समाजी रहनुमा है। डॉक्टर मुईज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माइंड एंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी, वो कौन सी दिमाग की स्टेज पर होते हैं, जहनी दबाव में होते हैं लोग, क्या अपने मासूम बच्चों को कोई इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया इस मौजू को आपने उठाया। देखिए, मेरा अवामी राब्ता है कोई 45 साल से, और मेरा राब्ता सियासतदानों की तरह नहीं है, वो वन वे होता है। मेरे पास जब लोग आते हैं और जो मैंने पिछले 30-35 साल में जो इक़दार का बेड़ा गर्क होते, इखलाक का बेड़ा गर्क होते, परेशानियाँ, मुसीबतें, स्ट्रेस, जहनी दबाव, एंग्जाइटी, इसके बढ़ते हुए रुझान को देखा है, ये आम आदमी को नहीं पता इस बात का। अब ये जो किस्सा है, इसके अंदर जो चीज़ एलिमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि जब इंसान के जहन में स्ट्रेस या जहनी दबाव इस हद तक बढ़ जाए
कि उसके पास कोई रास्ता ना हो, कोई और रास्ता ना हो कि किस तरह वो इससे छुटकारा हासिल करे, तो वो फिर उसका बिहेवियर वायलेंस की तरफ चला जाता है, यानी शदीद गुस्सा आ जाता है, वो ऐसी अमल करने लगता है, ऐसी हरकत करने लगता है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। ये पूरी दुनिया में ही होता है कि जब इंसान शदीद स्ट्रेस में मुब्तला हो तो वो फिर जो इंसान की एक मंतक की सोच होती है, अच्छे बुरे का जो फ़र्क होता है, गलत सही का जो फ़र्क होता है, वो ब्रेन का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और जो इमोशनल पार्ट है ब्रेन का वो एकदम एक्टिवेट होता है, जिसके बाद वो इस किस्म का अमल करता है। अब ये चीज़ कोई नई नहीं है। आप देखिएगा आज आप लोगों ने बात उठाई, थोड़ी देर रात तक या कल सुबह तक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी। तो माशरे में जो ऐसे माशरे में पहले तो बड़ा मुश्किल है ऐसे अफराद ढूंढना, शायद मौजूद हो कुछ इलाकों में कि जहां किसी मोहल्ले वाले को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दोस्त ऐसा हो कि जो बैठ के सुने। अगर ये किसी को सुनाता अपनी प्रॉब्लम, हो सकता है कोई हल ना होता, मगर जो अंदर इंतशार था, जो दबाव था शदीद, वो शायद निकल जाता। अच्छा वो निकल होता ये डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। वैसे तो अभी आजकल जिस तरह के हालात हैं, मुझे ऐसा लगता है हर शख्स की ज़हनी दबाव में है। उसकी कंडीशंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हर शख्स ज़हनी दबाव में इस वक्त चल रहा है और शायद नहीं होते लोगों के पास बात करने के लिए लोग। आलिया सालिम साहिबा, जब हम इस तरह के वाक़यात सुनते हैं, बताते हैं या बात करते हैं, कहीं तकलीफ होती है, दिल छलनी हो जाता है, लेकिन लोग इस तरह के अमल कर बैठते हैं और इतने वो पुरसुकून होते हैं। मैं तो इस शख्स की फुटेज देख रही हूँ, ये मैसेज टाइप कर रहा है, अपने बच्चों को, मासूम फूलों को उसने मसल के रख दिया। मुझे इसमें कुछ चीजें, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब उस घर में उसकी माँ भी मौजूद थी, यानी ये फर्स्ट फ्लोर पे ये था, कुछ इस तरह का सिलसिला था। जी, जी, जी। उस घर में माँ मौजूद थी, उस घर में भाई मौजूद था, एक भाई सऊदी अरब में था जो इनसे वास्ता ताल्लुक था, जिससे ये फोन पर थे। ये सारे वो रिश्ते हैं जो आपको हर बुरे वक्त से निकाल लेते हैं। ये वो रिश्ते हैं जो कभी तो गुड़ देते हैं, कभी गुड़ नहीं दे पाते, तो गुड़ जैसी बात कर देते हैं, आपको तसल्ली दे देते हैं, इंतशार से निकाल लेते हैं। इन सब के होते हुए ऐसा सब कुछ बहुत तकलीफ दे बात है, क्योंकि माँ अगर आप मौजूद हो और माँ सिर्फ एक जुमला बोल दे कि अल्लाह ठीक कर देगा, बेटा ठीक हो जाएगा, तो चीजें ठीक हो भी जाती है। लेकिन यहाँ पर वो तकलीफ के इतना मजबूत रिश्ता अपने बेटे को इस अमल से नहीं रोक सका। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये नौकरी भी कर रहे थे साहब, और इसके बाद ये अपनी ट्रेडिंग भी कर रहे थे, तो कबल वक्त अगर है तो माजरत, लेकिन जो एक चीज मेरे जहन में आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने अपनी बिसात से बढ़कर काम करने की कोशिश की। जो भी इनकी जरूरियात थी, जो भी इनके घर के अखराजात थे, इन्होंने अपनी सलाहियत से ज्यादा कमाने की कोशिश की, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है, जिस तरह की चीजें होती है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आपका अपना माल तो जाता ही जाता है, वो जो दूसरों का आपने लेकर लगाया होता है इस उम्मीद पर कि आपके पास पलट कर ज्यादा आ जाएगा, वो भी जाता है। तो कर्ज को आपके लिए हालात इतने मुश्किल और तंग कर देते हैं। तो ये जो हम अगर अपनी जरूरियात को अपने कंट्रोल में कर ले, ख्वाहिशात को तो मैं कह रही हूँ इस वक्त खत्म ही कर दें। जो मुल्क के हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, ख्वाहिशात को तो छोड़ दीजिए। जो जरूरियात हैं उनको भी हम इतना ज्यादा बुनियादी जरूरियात पर लेकर आ जाएं। तो औलाद ही चली गई, बीवी चली गई, शौहर का ये हाल है, तो उस पैसे का ये जिसको हम लाना चाह रहे थे वो कहाँ रहेगा? अगर बच्चों को हमने बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, बच्चे ही जिंदा ना रहे तो वो स्कूल कहाँ होंगे और क्या होगा? देखिए, ये तो कुछ भी हो सकता है ना आलिया सालिम साहिबा, ये तो इस शख्स के साथ कोई मामलात हो सकते हैं, लेकिन जो इस तरह के वाकयात से भरे पड़े हैं ना, ये कभी कोई शख्स होता है या कभी कोई औरत होती है जो इस तरह के तशद्दुद कर रही होती है अपने ही लोगों पर, कैसे बचा जाए इनसे? कत्ल का कोई जवाब नहीं होता, ये कुछ भी कर लिए इंसान, इस सारे अमल का जवाब नहीं बन सकता। इसको गुस्सा था तो ये उस जगह से जा सकता था, इसने एक नहीं चार कत्ल किए, इतना गुस्सा था। यानी होता ये है कि अगर एक कत्ल करने, अगर ये नॉर्मल कोई इंसान होता है या गुस्से में भी होता है, एक कत्ल करने के बाद इतना सारा खून जब हम देखते हैं तो एक लम्हे को इंसान लरस जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं डॉक्टर साहब से ही पूछ रहा हूँ, वक्त की कमी। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि कोई तो होता जिससे ये बात करता, माँ मौजूद थी, भाभी मौजूद थी, दीगर रिश्ते मौजूद थे, क्या ऐसा मुमकिन है कि अपनी बीवी से भी नहीं, माँ से भी नहीं, आप किसी से भी बात नहीं कर पाते? क्या साइकी होती है इंसान की? कभी कभी इंसान अभी जैसे ट्रेडिंग भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, कई दफा इंसान का जो ईगो है ना, उसके अंदर जो मैं है, वो उसे रोकती है किसी के सामने अपना प्रॉब्लम बयान करने में। ये आना होती है इंसान की। हो सकता है इस शख्स में आना हो, क्योंकि जो आप फुटेज दिखा रहे थे, और भाभी ने भी बहुत सही कहा कि वो आराम से सुकून से टाइप कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको रिमोर्स नहीं है, उसको पछतावा नहीं है जो उसने किया। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, पहला कत्ल मुश्किल होता है गुस्से में,
मगर पहला कत्ल हो जाए तो दूसरा, तीसरा, चौथा बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसी जुनूनी कैफियत के अंदर इंसान बाकी सारे इकदाम करता है, बाकी सारे कत्ल करता है। अब मैं एक जरूर बात बता दूं आपके तवस्सुल से, पाकिस्तानी माशरा इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा, ये दरिंदों का माशरा बन चुका है। सही बात है। यहाँ चोर, डाकू, रिश्वतखोर, बेईमान, मिलावट करने वाले, ये पूरा माशरा ऐसा हो चुका है। अब अगर इसमें से चंद इंसान ऐसे हैं कि जो अच्छे हैं, जो अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। अब ये शख्स के आप मिसाल ले लें, अगर इसको प्रॉब्लम था, अगर वो किसी से बात, मुझे नहीं पता था सऊदीया में उसका भाई भी है, उससे फोन कर लेता, कुछ पैसे ले लेता, या तो लालच थी उसको कि मैं ज्यादा कमाऊं, खुदा जाने क्या बात थी। लेकिन ये याद रहे कि जब इंसान का स्ट्रेस, ये मैं बता रहा हूँ, ये बच्चों के अंदर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, खातून खाना को घर के अंदर हस्बैंड का टेंशन ना मिलना, वो दूसरी औरतों से फोन पे बात करना, उसका स्ट्रेस होता है। ये स्ट्रेस जब बढ़ जाता है और उसका कंट्रोल नहीं होता, तो फिर इस किस्म के रवैये, इस किस्म का बिहेवियर होता है, कत्ल होता है, कुछ और होता है। तो बराए करम ख्याल रखें अपने घरों का। घर का कोई फर्द इस किस्म की कंडीशन में मुब्तला हो, फौरन प्रोफेशनल हेल्प ले, डॉक्टर के पास ले जाए, या कम से कम कोशिश करे कि वो अपनी दिल की भड़ास निकाल सके। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त था। डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, तो आलिया सारिम साहिबा, थैंक यू सो मच आप लोगों के। लेकिन ये वाकई एक बड़ी अजीब सी बात है कि आजकल हम लोग इतने स्ट्रेस में हैं, दबाव में हर शख्स है, लेकिन ये कौन सी ऐसी साइकी है कि अपने ही रिश्तों को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दें। ये मासूम बच्चियाँ, इनकी तो शक्लें मेरे नज़रों में घूम रही हैं, और ये वाकई एक बहुत मुश्किल अमल है, बहुत ही तकलीफदेह अमल है। और ये शख्स कैसे कर गुजरा, ये तो ज़ाहिर है वही लोग जान सकते हैं जो इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। लेकिन बहैसियत इंसान हम सब की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे के रिश्तों को, रवैयों को समझें और वक्त पर रोक लें। एक माँ की भी जिम्मेदारी है, एक बीवी की भी, बहन की भी, भाई की भी, कि क्या हो रहा है हमारे आसपास, हमारे रिश्ते किस जहनी दबाव में, किस कंडीशन में, इसको ज़रूर देखिए। और अल्लाह ताला हम सब को इस तरह के मामलात से महफूज रखे। तो प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है नाज़रीन, अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह फिर आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।